17 साल का वनवास, भ्रष्टाचार और हत्या की कोशिश के 84 मामले, और एक दिन लंदन से ढाका आ रही एक फ्लाइट को 45,000 से ज्यादा लोग लाइव ट्रैक कर रहे हैं। ये किसी सुपरहिट पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये असल में हुआ है। और ये कहानी है बांग्लादेश की राजनीति में एक जबरदस्त वापसी की। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हमें बांग्लादेश की राजनीति के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर ले जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल देश से बाहर रहने के बाद वापस लौटे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वापसी बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह है या फिर इतिहास के पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की शुरुआत। ये सवाल ही एक तरह से पूरी चर्चा का सार है। देखिए, तारिक रहमान की वापसी को सिर्फ एक नेता के घर वापसी की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की राजनीति की उस सबसे बड़ी लड़ाई को समझना होगा जो दशकों से दो परिवारों के बीच चल रही है, शेख हसीना का परिवार और खालिदा जिया का परिवार। आज की हमारी बातचीत का मकसद यही देखना है कि कैसे परिवारवाद, विचारधारा और बदले की राजनीति ने बांग्लादेश की तकदीर लिखी है और तारिक रहमान की वापसी इस पूरे समीकरण को कैसे बदल सकती है। चलिए तो फिर सीधे उस दिन पर चलते हैं जब ये सब हुआ। तारिक रहमान ढाका के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। हजारों की भीड़ है, नारे लग रहे हैं, माहौल पूरा चार्ज्ड है। लेकिन वो भीड़ में खो नहीं जाते हैं। वो आते ही कुछ ऐसे काम करते हैं जो बहुत सोचे समझे लगते हैं। सबसे पहले वो अपने जूते उतारते हैं और झुककर अपने देश की मिट्टी को छूते हैं, उसे चूमते हैं। ये बहुत ही फिल्मी सा नजारा था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भावुक पल नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड राजनीतिक कदम था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। हमारे स्रोत बताते हैं कि एयरपोर्ट से ही उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को फोन किया। ये भी थोड़ा हैरान करने वाला था। बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस को फोन करके सुरक्षा के लिए धन्यवाद देना ये दिखाता है कि वो टकराव के मूड में नहीं आए हैं। वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक संदेश है कि वो एक जिम्मेदार नेता हैं, कोई बागी में। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो उनकी असली रणनीति दिखाता है। आप उस खास बुलेट प्रूफ बस की बात कर रहे हैं? हाँ, वही बस। वो कोई आम बस नहीं थी। उसे बांग्लादेश के झंडे के लाल और हरे रंगों में रंगा गया था। उस पर एक बड़ा सा नारा लिखा था, बांग्लादेश फर्स्ट। और सबसे जरूरी, उस पर 3 तस्वीरें थीं, खुद तारिक रहमान, उनकी माँ खालिदा जिया और उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की। तो एक ही बस में 3 पीढ़ियों का संदेश। ये सिर्फ तारिक रहमान की वापसी नहीं थी। यही तो बात है, ये एक व्यक्ति की वापसी है ही नहीं, ये एक पूरे राजनीतिक वंश की वापसी का ऐलान है। बस का रंग राष्ट्रवाद का प्रतीक है, बांग्लादेश फर्स्ट का नारा उनकी राष्ट्रवादी राजनीति को दिखाता है, और वो 3 तस्वीरें विरासत यानी लेगेसी का संदेश देती हैं। वो कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपने पिता और अपनी माँ की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने आया हूं। तो एयरपोर्ट पर उतरने के पहले कुछ घंटों में ही उन्होंने इमोशन, डिप्लोमेसी और पावर तीनों का प्रदर्शन कर दिया। तो उनका आना ही अपने आप में एक बड़ा संदेश था। लेकिन इसके बाद उन्होंने माइक हाथ में लिया और एक बड़ी रैली में भाषण दिया। वहां उन्होंने क्या कहा जिससे उनके इरादे और साफ हो गए। हमारे स्रोतों ने उनके भाषण की 3 बातों को खास तौर पर हाईलाइट किया है। हाँ, और वो तीनों बातें भविष्य की राजनीति की दिशा तय करती हैं। पहली बात जो उन्होंने कही वो थी समावेशिता यानी इंक्लूजन को लेकर। उन्होंने साफ करा कि बांग्लादेश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी का बराबर का हक है, और देश में शांति हर कीमत पर बनाए रखनी होगी। ये कहना क्यों इतना जरूरी था, खासकर जब उनकी पार्टी बीएनपी पर अक्सर कट्टरपंथी ताकतों के साथ होने के आरोप लगते रहे हैं? इसी वजह से ये बयान और भी जरूरी हो जाता है। स्रोत हमें बताते हैं कि हाल के सालों में बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ा है और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में तारिक रहमान का ये बयान एक तरह से डैमेज कंट्रोल है। वो देश के अल्पसंख्यकों को भरोसा दिला रहे हैं। साथ ही वो अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो कोई कट्टरपंथी एजेंडा नहीं चलाएगी, बल्कि एक उदारवादी और समावेशी सरकार होगी। ये एक बहुत जरूरी आश्वासन था। ठीक है, तो पहला संदेश था अल्पसंख्यकों और दुनिया के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बांग्लादेश के लोग बोलने की आज़ादी और लोकतंत्र वापस चाहते हैं। ये तो सीधा सीधा शेख हसीना की पिछली सरकार पर हमला था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि शेख हसीना के शासन में लोकतंत्र को दबाया गया, मीडिया पर पाबंदियां लगाई गईं और विपक्ष को कुचल दिया गया।
तो जब तारिक रहमान लोकतंत्र की वापसी की बात करते हैं तो वो सीधे उन लोगों की नब्ज पकड़ रहे हैं जो पिछली सरकार से नाराज थे। वो खुद को लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे इमोशनल बात। उन्होंने छात्र नेता उस्मान हादी का नाम लिया, जिनकी हाल ही में विरोध प्रदर्शनों में मौत हो गई थी, और उन्हें शहीद का दर्जा दिया। ये तो आग में घी डालने जैसा काम हुआ होगा। क्या ये जरूरी था? जरूरी था या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, बांग्लादेश में हुए हालिया छात्र आंदोलन ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। युवाओं में जबरदस्त गुस्सा था। उस्मान हादी उस गुस्से और उस आंदोलन का चेहरा बन गए थे। उनका नाम लेकर और उन्हें शहीद कहकर तारिक रहमान ने एक झटके में उस पूरी युवा ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लिया। वो सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि उस क्रांति का हिस्सा बन गए। वो छात्रों से कह रहे हैं, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है और तुम्हारा हीरो मेरा भी हीरो है। और इसी भाषण में उन्होंने एक और दिलचस्प लाइन कही। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मशहूर भाषण आई हैव अ ड्रीम का जिक्र किया, लेकिन कहा आई हैव अ प्लान। ये सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके पीछे का संदेश काफी गहरा है ना? बहुत गहरा। ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है। इस एक लाइन से उन्होंने खुद को मार्टिन लूथर किंग जैसे सपने देखने वाले विजनरी से अलग कर लिया। वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ आदर्शवादी बातें करने नहीं आया हूं। मेरे पास देश को चलाने का, इसे बदलने का एक ठोस रोड मैप है, एक प्लान है। ये लाइन सीधे उन लोगों को टारगेट करती है जो अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ठोस काम चाहते हैं। ये दिखाता है कि वो खुद को एक सपने देखने वाला नहीं, बल्कि एक शासक, एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक और बात जो स्रोतों ने नोट की वो ये कि इतने लंबे भाषण में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन शेख हसीना का एक बार भी नाम नहीं लिया। ये क्यों? ये भी एक सोची समझी रणनीति है। उनका नाम न लेकर वो ये दिखा रहे हैं कि वो बदले की राजनीति करने नहीं आए हैं। वो खुद को बड़ी तस्वीर देखने वाले एक स्टेट्समैन के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो छोटी मोटी राजनीतिक लड़ाइयों से ऊपर उठ चुका है। वो संदेश दे रहे हैं कि उनका फोकस शेख हसीना पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य पर है। इससे उनकी छवि एक परिपक्व नेता की बनती है। तो तारिक रहमान ने अपनी वापसी को बहुत सावधानी से प्लान किया है, लेकिन जो लोग बांग्लादेश की राजनीति को ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये पूरा संघर्ष आखिर है क्या? ये हमेशा से शेख हसीना बनाम खालिदा जिया ही क्यों रहा है? इस सवाल के बिना हम इस कहानी को समझ ही नहीं सकते। पिछले 30-40 सालों से बांग्लादेश की सत्ता दो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिन्हें दो बेगम भी कहा जाता है, शेख हसीना और खालिदा जिया। ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये दो राजनीतिक वंशों और दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। इसे थोड़ा और साफ कीजिए, ये दो विचारधाराएं कौन सी हैं? एक तरफ हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान की बेटी हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग की विचारधारा को आम तौर पर सेक्युलर, बंगाली राष्ट्रवाद पर आधारित और भारत के करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ हैं खालिदा जिया, वो पूर्व राष्ट्रपति और आर्मी चीफ जियाउर रहमान की पत्नी हैं। उनकी पार्टी बीएनपी की विचारधारा को स्रोत में ज्यादा इस्लामिक, बांग्लादेशी राष्ट्रवाद पर आधारित और भारत विरोधी बताया गया है। तो ये सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि बांग्लादेश की पहचान की लड़ाई है। और इस बार का चुनाव 1991 के बाद पहली बार ऐसा है जब ये दोनों ही मैदान में नहीं है। शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है और स्रोत बताते हैं कि वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उनकी पार्टी पर भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी है और 80 साल की खालिदा जिया बहुत बीमार है। तो एक तरह से एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। बिल्कुल, और इसी शून्य को भरने के लिए तारिक रहमान वापस आए हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत पर्सनल और खूनी रही है। स्रोत हमें 1975 की उस घटना की याद दिलाता है जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज़्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान यानी खालिदा जिया के पति सत्ता में आए। उन्होंने न सिर्फ हत्यारों को सजा से बचाया बल्कि जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों पर से बैन भी हटा दिया, जिन्होंने बाद में खालिदा जिया की सरकार का समर्थन किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये दुश्मनी कितनी गहरी है। तो तारिक रहमान इसी खूनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी छवि भी तो विवादों से भरी है। वो सिर्फ एक राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका अतीत बहुत ही दागदार रहा है। ये बात हैरान करती है कि उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन पर 84 मामले दर्ज थे, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर हत्या की कोशिश तक के आरोप शामिल है। 84 मामले,
क्या ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित थे जैसा कि वो दावा करते हैं, या इनमें सच्चाई भी है? देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में ये एक पैटर्न रहा है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो विपक्षी नेताओं पर मुकदमे चलाती है। इसे विक्टर्स जस्टिस कहते हैं। तो ये मुमकिन है कि कई मामले राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन कुछ आरोप बहुत ही गंभीर हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप 2004 के ग्रेनेड हमले की बात कर रहे हैं? हाँ, 2004 में ढाका में शेख हसीना की एक रैली पर भयानक ग्रेनेड हमला हुआ था। शेख हसीना बाल बाल बची थी, लेकिन 24 लोग मारे गए थे। इस मामले में तारिक रहमान को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना गया और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अगर वो 2008 में इलाज के बहाने लंदन नहीं भागते तो आज शायद वो जेल में होते। तो जब वो लोकतंत्र और न्याय की बात करते हैं तो उनके विरोधी इसी अतीत को सामने ले आते। इसी अतीत को देखते हुए हमारे स्रोत कहते हैं कि तारिक रहमान की वापसी और उनकी पार्टी बीएनपी की संभावित जीत भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है? भारत को क्या फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार है? बहुत फर्क पड़ता है। भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा है। बांग्लादेश भारत के लिए एक बेहद जरूरी पड़ोसी है। स्रोत के मुताबिक भारत का मानना है कि शेख हसीना की सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखा। उन्होंने अपनी जमीन से भारत विरोधी आतंकवादी गुटों का सफाया किया। इसके उलट तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को पारंपरिक रूप से भारत विरोधी और पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। लेकिन ये धारणा क्यों बनी है? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? ये उग्रवादी गुटों को पनाह दे रही है। उनकी विचारधारा को जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है, जो भारत के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। तो भारत को डर ये है कि अगर तारिक रहमान सत्ता में आए तो बांग्लादेश एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी राह पर जा सकता है। ये भारत की पूरी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और स्रोत में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का भी जिक्र है। हाँ, ये भारत के लिए एक और बड़ी चिंता है। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पिछले कुछ सालों में उन पर और उनके पूजा स्थलों पर हमले बढ़े हैं। हालांकि तारिक रहमान ने आते ही समावेशिता की बात की है, लेकिन उनकी पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए भारत में ये आशंका है कि उनके राज में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो 17 साल बाद तारिक रहमान की यह वापसी सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है, ये बांग्लादेश के भविष्य की एक ऐसी बिसात है जिस पर विरासत, बदला, विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के मोहरे बिछे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि बांग्लादेश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्या वो तारिक रहमान के प्लान पर भरोसा करेगा, जो अतीत के बोझ से दबा है लेकिन भविष्य के सपने दिखा रहा है, या फिर देश किसी नई राजनीतिक ताकत को मौका देगा जो इन दोनों परिवारों की लड़ाई से अलग हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करेगा। चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। तारिक रहमान ने 17 साल तक लंदन में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स के जरिए अपनी पार्टी को जिंदा रखा, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा और आखिरकार अपनी वापसी की जमीन तैयार कर ली। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य की राजनीति में किसी नेता का अपने देश में शारीरिक रूप से मौजूद होना उतना जरूरी रह जाएगा? क्या राजनीति की दिशा और दशा अब भौगोलिक सीमाओं से परे डिजिटल दुनिया में तय हुआ करेगी? ये सोचने वाली बात है।